नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में अनुसूची 8 के बारे में अध्ययन किया था और उसके बाद हम अपभ्रंश के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन किया था और यह भी जाना था कहाँ से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। आज हम उसी से आगे भाषा और भाषा परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे और लिपि के बारे में फिर अध्ययन करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इसको पढ़ के हम जल्दी से इस टॉपिक को, हिंदी साहित्य के इतिहास को ख़त्म करते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं भाषा के बारे में। भाषा को परिभाषित करना बहुत कठिन है, लेकिन अनेक विद्वानों द्वारा इसमें अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। बहुत सारे विद्वानों द्वारा इसकी परिभाषाएं डेफिनेशन में अपने अनुसार बताए हैं कि भाषा की ये परिभाषा होनी चाहिए। भाषा की उत्पत्ति जो है, भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जो है भाषा को उपयोग सर्वप्रथम मौखिक रूप में भाषा को उपयोग किया था और इसके सबसे प्राचीन स्वरूप जो है वह ऋग्वेद संहिता में देखा जाता है। यह माना जाता है कि भाषा का सबसे जो प्राचीनतम स्वरूप है वह ऋग्वेद संहिता से आया है और भारत की जो है प्रथम देश भाषा है वह पाली मानी जाती है। भारतीय आर्य भाषा में भी एक बार इस चीज को मैंने बताया था कि भारत की जो प्रथम देश भाषा है वह पाली है। तो अब आगे हम इसमें देखते हैं। यह माना जाता है कि विश्व में लगभग 3000 भाषाओं का उपयोग किया जाता है। पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन भारत देश में जो है तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया था। तो उन्होंने अपने पुस्तक में बताया फिर कि भारत में लगभग 179 भाषा और 544 बोलियों का उपयोग किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा ही बताया गया था कि पूरे भारत देश में इतनी बोली और भाषाएं बोली जाती हैं। और भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। एक तो हम अपनी भाषा को मौखिक रूप से हम किसी बोलचाल के बोल के हम बता सकते हैं, या तो दूसरा हम लिख के बता सकते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं, या तो लिखित होता है या मौखिक होता है। और भाषा के ही 3 अंग माने जाते हैं, या ध्वनि, अर्थ और वाक्य। और भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होती है, बृहद रूप में जो हम वाक्य के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वाक्य होती है। तो भाषा के बारे में ये महत्वपूर्ण तथ्य था। अब हम देखते हैं भाषा परिवार के बारे में। यह माना जाता है कि भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं। अपने भारत में 4 प्रकार की भाषा परिवार है। पहला है भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है आग्नेय और आस्ट्रीय भाषा परिवार और चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो इसमें पहला है अपना भारोपीय भाषा परिवार। यह बोलने की दृष्टि से इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह भारत में लगभग 73% भागों में इस भाषा का उपयोग किया जाता है। ऊपर के उत्तर के राज्यों में, भारत के लगभग उत्तर के राज्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इसी में भारोपीय भाषा परिवार में ही हमारी हिंदी भाषा आती है। हिंदी भाषा जो है इंडो ईरानी उपशाखा के अंतर्गत आती है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो है भारत में किसका है? भारोपीय भाषा परिवार का है। लगभग 73% भागों में बोली जाती है। अब इसी में अगला हम देखते हैं द्रविड़ भाषा परिवार। इसको बोलने के आधार पर इसका दूसरा स्थान है। यह लगभग 23% भागों में बोली जाती है। द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण के राज्यों में बोली जाती है और दक्षिण के राज्य में 23% भाग में लगभग बोली जाती है। इसी में अपनी तेलुगु हो गई, मलयालम भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। ये मुख्यतः इसकी बोलियां हैं। इसी में आगे हम देखते हैं आग्नेय या आस्ट्रीय भाषा परिवार। इसका बोलने के दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है। 1.3% भाग में इसका उपयोग किया जाता है आग्नेय या आस्ट्रीय भाषा परिवार से।
और यह इसका उपयोग जो है अनुसूचित जनजातियों द्वारा किया जाता है। जैसे इसकी प्रमुख भाषा जो हो गई मुंडा हो गई, संथाली हो गई, तो इसकी ये प्रमुख भाषाएं हैं। और जो आग्नेय या आस्ट्रिया भाषा परिवार जो उपयोग करते हैं, जो इसे बोलते हैं, इसका भाषा परिवार को उपयोग करते हैं, इसके बोलने वालों को हम किरात कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आग्नेय और आस्ट्रिया भाषा परिवार के उपयोग करने वालों को क्या कहा जाता है, तो इनको बोलने वालों को किरात कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं चौथा, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इसका बोलने के आधार पर इसका चौथा स्थान है। यह 0.7% भाग में इसका उपयोग किया जाता है। इसका ज्यादातर उपयोग उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार का उपयोग उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। और इसे बोलने वाले को क्या कहा जाता है, निषाद कहा जाता है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार का उपयोग करने वालों को निषाद कहा जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य भाषा और भाषा परिवार से। इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इसमें आगे लिपि के बारे में अध्ययन करते हैं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। लिपि अपनी क्या होती है, किसी भाषा को व्यक्त करने के लिए जिस हम संकेत या चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो हम ये भाषा बोल रहे हैं तो इसको हम व्यक्त करने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का उपयोग करेंगे वो होती है अपनी लिपि। जैसे कोई वर्ड है तो उसको अलग अलग लिपियों में अलग अलग तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। उसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो अलग प्रकार से लिखेंगे, और हिंदी में लिखेंगे अलग प्रकार से लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे अलग प्रकार से लिखेंगे। वही अपनी लिपि है। भारत में सबसे प्राचीन जो लिपि है उसे ब्राह्मी लिपि है, और विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि जो है वह कीलाकार लिपि है। कीलाकार लिपि जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि है। और फिर आगे चल के ब्राह्मी लिपि 2 शैलियों में बट गई थी, उत्तर शैली और दक्षिण शैली। जो उत्तर भारत में उपयोग जिसका होता था वो उत्तर शैली होगी, दक्षिण में जिसका उपयोग किया जाता है वो दक्षिण शैली। और यही माना जाता है कि भारत में जो अन्य लिपियां आई हैं इन्हीं 2 शैलियों द्वारा आई हैं। तो इसी में सबसे पहले आई फिर अपनी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास भी जैसा कि हमने बताया ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। इसके 4 भेद माने जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि देवनागरी लिपि के 4 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है, अर्धनागरी, पूर्वी नागरी, नंदी नागरी और नागरी। 4 लिपि होती है। अब अपने देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? संस्कृत आती है, हिंदी आती है, मराठी आती है और नेपाली आती है। देवनागरी लिपि का उपयोग कैसे किया जाता है? जैसा कि ये हम जो उपयोग किए हैं ये देवनागरी लिपि में किए हैं। अपनी हिंदी भी इसी में आती है। देवनागरी लिपि का उपयोग बाएं से दाएं किया जाता है। आगे हम रोमन लिपि। रोमन लिपि में हमारी इंग्लिश आती है और इसका उपयोग लाइन के ऊपर किया जाता है। जैसे कोई नाम लिखते हैं तो लाइन के ऊपर ही, जो इंग्लिश हम लिखते हैं लाइन के ऊपर लिखते हैं। अगली इसमें आती है गुरमुखी। गुरमुखी में अपनी आती है पंजाबी। इसका उपयोग बाएं से दाएं, बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं किया जाता है। दाएं से बाएं मतलब एक बार ऐसे लिखते लिखते दाएं में पहुंचे तो यहाँ फिर बाएं से इसका उपयोग नहीं करते, फिर दाएं से ही नीचे से दाएं से इसका उपयोग किया जाता है। गुरमुखी लिपि का ऐसे उपयोग किया जाता है। अगला इसमें देखते हैं फारसी लिपि। फारसी लिपि में अपनी आती है उर्दू और फारसी। इसका उपयोग दाएं से बाएं किया जाता है, उल्टा उपयोग इसका किया जाता है दाएं से बाएं। ये थी अपनी लिपियां। अब पढ़ाने को तो बहुत सारी लिपियां हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण लिपियां हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से आए हैं, उनके बारे में आपको हमने बता दिया है। यही महत्वपूर्ण है, इतना काफी है, सफिशिएंट है लिपियों में। इतना बस अध्ययन कर लीजिए, आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके देख लीजिए, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आया। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था भाषा और भाषा के परिवार और लिपि के बारे में। अब हम ये हमारा पहला जो टॉपिक था सिलेबस का, हिंदी साहित्य का इतिहास, यहीं से खत्म हो जाता है। अब आगे की क्लास में हम दूसरे टॉपिक के ऊपर, वर्णमाला के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। तो इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।